ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये गवर्नमेंट स्कीम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी क्या किया गया है हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसे फिर से अप्रूव किया गया है। मतलब इसको इसके कंटिन्यूएशन को अप्रूव किया गया, यानी इसका मतलब ये स्कीम पहले भी था, ठीक है, इसको आगे के लिए कंटिन्यू किया गया, आगे कुछ समय के लिए, है ना। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये कैबिनेट की एक कमेटी होती है जो इकोनॉमिक से रिलेटेड जो फैसले होते हैं उस पर डिसीजन लेती है ना। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर क्या होती है? कैबिनेट की डिफरेंट सारी कमिटीज, उनमें से ये कमेटी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, जो प्रोग्राम्स होता है उससे रिलेटेड वो डिसीजन लेती है ना। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या किया है? कंटिन्यूएशन ऑफ रिवैम्प का मतलब हाँ, फिर से उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर से उसे हाँ इम्प्रूव करना, उसमें इम्प्रूवमेंट ला के, तो इम्प्रूवमेंट ला के फिर से उसे लॉन्च किया गया, मतलब फिर से उसको कंटिन्यू करवाया गया, यानी ये स्कीम पहले भी था। तो ये स्कीम जो था ये पहली बार कब लॉन्च हुआ था? कब लॉन्च हुआ था? कैबिनेट के द्वारा अप्रूव हुआ था 2018 में, है ना। और 18-19 से लेकर 20-22 तक इसका पीरियड था, जो कि 22 में ये खत्म हो रहा है इसका पीरियड, और इसे फिर से कंटिन्यू करवाने का डिसीजन लिया गया है, यानी फिर से आगे कुछ समय के लिए इसे कंटिन्यू कराया जाएगा। कब तक कंटिन्यू कराया जाएगा? 22 से लेकर 26 तक, है ना। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक ये स्कीम आगे अभी और चलेगा, लेकिन ये पहले से थोड़ा सा इम्प्रूव वे में इसे इम्प्लीमेंट होगा, है ना। इसे थोड़ा सा और चेंज करके थोड़ा और इफेक्टिव बना के लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे कि क्या है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। देखिए, तो सबसे पहले इसका मकसद समझते हैं कि कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, इसका मतलब पर्पस होगा उसका, है ना। और इसका पर्पस क्या है? टू डेवलप गवर्नेंस कैपेबिलिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या होता है आपको पता है? 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम है हमारे यहाँ, ठीक है। 3 टियर मतलब सेंटर में, स्टेट में और लोकल गवर्नमेंट। यस, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है? लोकल लेवल पे जो 3rd टियर है हमारा, जो ग्रामीण लेवल पे, लोकल लेवल पे जो हमारा गवर्नेंस है, इसे लोकल गवर्नेंस भी कहते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लोकल गवर्नेंस का 2 पार्ट होता है, एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दूसरा म्यूनसिपैलिटी या अर्बन लोकल गवर्नेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नेंस का पार्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और उसमें क्या करना है? गवर्नेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। गवर्नेंस कैपेबिलिटी मतलब गवर्नेंस कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस? यस, बट द बेसिक डिफरेंस, अगर आपसे पूछता है कि गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है, तो गवर्नमेंट एक एंटिटी है, ठीक है, और गवर्नेंस एक थॉट है, एक इम्प्लीमेंटेशन है, उसको गवर्नेंस कहते हैं, है ना। तो अभी क्या हमारा फोकस है कि गवर्नमेंट को कम करना और गवर्नेंस को बढ़ाना। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन को कम करना और इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ाना। तो हमें अब हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं? गवर्नेंस पे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डिजिटल गवर्नेंस। तो डिजिटल गवर्नेंस आने से क्या होगा, या ई गवर्नेंस आने से क्या होगा? गवर्नमेंट का रोल कम हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन का रोल कम होगा और गवर्नेंस बढ़ेगा। गवर्नेंस का मतलब भाई ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेड, है ना, ऑटोमेटिकली चीज़ों अपने आप हो रही है, इसमें बहुत इंस्टीट्यूशन बना नहीं हुआ है, ठीक है। तो डिजिटल जब होगा तो गवर्नेंस बढ़ेगा, गवर्नमेंट का रोल कम होगा कि नहीं। तो हर जगह हम क्या फोकस कर रहे हैं कि गवर्नेंस को बढ़ाएं। तो ये जो स्कीम लाया गया है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसमें भी यही मकसद है कि गवर्नमेंट के रोल को कम करके गवर्नेंस को बढ़ाएं। और गवर्नेंस बढ़ाने का मतलब पीपल्स खुद पार्टिसिपेट करें गवर्नेंस में, है ना, पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़े, और जो गवर्नमेंट ऑथोरिटी है, ठीक है, उसका रोल कम, सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसकी कैपेबिलिटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसकी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, और उसी मकसद से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आया है। तो अगर मकसद पूछता है तो मकसद क्या है? टू डेवलप गवर्नेंस कैपेबिलिटी ऑफ पंचायती राज। कैसे वो
पंचायती राज का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन क्या है? ग्राम सभा। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि ग्राम सभा सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज का, क्योंकि ग्राम सभा में ही सारा डिसीजन लिया जाता है ना। और ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? जो सिटीजन है, जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वही जो एडल्ट सिटीजन है, 18 वर्ष से ऊपर जिनकी उम्र है और जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और वही मेंबर्स मिलकर सारा डिसीजन लेते हैं। यानी वहाँ पे क्या हो रहा है? गवर्नेंस, ग्राम सभा क्या कर रही है? गवर्नेंस को बढ़ा रही है। गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सारा डिसीजन लोकल लेवल पे लोग ही ले रहे हैं, यानी हम गवर्नेंस को बढ़ा रहे हैं, यानी इम्प्लीमेंटेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ज़्यादा चांस है कि अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए जब लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम है और ऐसे सॉल्व होना चाहिए, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट के रोल को हम क्या कर रहे हैं? कब कर रहे हैं? गवर्नेंस को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या है? ग्राम सभा। बट वो ग्राम सभा का अभी प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। क्या कारण है? एक तो उनका रेगुलर मीटिंग नहीं होता है, और साथ ही साथ लोकल लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं उनका अभी भी एक माइंडसेट कैसा है? जो ब्रिटिश माइंडसेट होता था, जैसे ऑफिसर्स का माइंडसेट होता था। लेकिन हमें क्या करना है? गवर्नमेंट के रोल को कम करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें ऐसा गवर्नेंस लाना है जिसमें ऑफिसर्स का रोल कम, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि उनमें कैपेबिलिटी डेवलप हो, है ना। उनमें ऐसा कैपेबिलिटी डेवलप हो कि गवर्नेंस को बढ़ा सके, है ना। तो व्हाट इज द राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान? तो ग्राम स्वराज अभियान क्या है? फर्स्ट टाइम 2018 में आया था, 18-19 से लेकर 21-22 तक था, फिर वो एंड हो रहा है 2022 में, इसलिए उसे कंटिन्यू किया गया है 22 से 26 तक। ओके, द मेन सेंट्रल कंपोनेंट वेयर, अब देखिए ये जो नया रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आया है उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक सेंट्रल कंपोनेंट है, दूसरा स्टेट कंपोनेंट है। सेंट्रल कंपोनेंट में क्या करना है कि सेंटर को कुछ रोल असाइन किया गया है कि आपको इस अभियान के तहत ये काम करना है। स्टेट कंपोनेंट क्या है? स्टेट को रोल दिया गया है कि इस अभियान के तहत आपको ये काम करना है, मतलब वर्क को दो तरह से बांट दिया गया है, सेंट्रल कंपोनेंट में और स्टेट कंपोनेंट में। तो सेंट्रल कंपोनेंट क्या है? द मेन सेंट्रल कंपोनेंट वेयर इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत। इंसेंटिवाइजेशन मतलब क्या होता है? इंसेंटिव देना, ताकि वो बढ़ावा देना, कुछ ऐसा इंसेंटिव देना कि वो खुद वर्क करे, पंचायती राज को बढ़ावा दे, है ना। तो ये काम किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। एंड मिशन मोड प्रोजेक्ट और ई पंचायत, जैसे जैसे हम ई पंचायत को बढ़ाएंगे वैसे वैसे गवर्नेंस बढ़ेगा लोकल लेवल पे, है ना, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप सारी चीज़ें होती जाएंगी, उसमें गवर्नमेंट का रोल, ऑफिशियल्स, ऑर्गेनाइजेशन रोल कम हो जाएगा, है ना। तो ये किसका पार्ट है? ये करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपोनेंट है कि क्या करना है? इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत, पंचायती राज को बढ़ावा देना। अब कैसे बढ़ावा देगा? ये सेंट्रल का काम है इस अभियान के तहत। और दूसरा, ई पंचायत को मिशन मोड में करना। मिशन मोड का मतलब क्या होता है? एक टारगेट सेट करना कि इस ईयर तक सारे पंचायत को ई पंचायत में कन्वर्ट कर लेना, ये होता है मिशन मोड, है ना। दो तरह का मोड होता है ना, एक मोड क्या होता है? एक होता है ट्रायल मोड, है ना, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये करके कि ये हो सकता है ना। दूसरा होता है मिशन मोड, मतलब मिशन मोड मतलब एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है और उस टाइम के अंदर सारे पंचायत को ई पंचायत के रूप में कन्वर्ट कर लिया, जैसे कहते हैं मिशन मोड। तो ये दो काम किसको दिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है? प्राइमरली इम्प्रूव कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्या होता है? कैपेसिटी क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटी? जैसे आपको कोई काम असाइन करना है, आपके पास कोई एक लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है, आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं है कि आप कर सको, यानी आपकी कैपेसिटी कम है ना। तो जब ह्यूमन रिसोर्स में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए रिसोर्स, लेकिन जब तक उसका हम यूज नहीं कर रहे, वो रिसोर्स ही है। जब हम उसको यूज करने लगे प्रोडक्शन के लिए, नई चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कैपिटल हो जाता है। कैपिटल होता है क्या? व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या है? कोई भी चीज़ जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज करें, जो फर्दर प्रोडक्शन करें, उसे कैपिटल बोलते हैं। तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ रिसोर्स, है ना, ये रिसोर्स है, काफ़ी क्षमताएं हैं इसमें, है
है ना। बट जब तक उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होगा, जब तक उसमें स्किल डेवलप नहीं होगा, वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में काम नहीं करेगा, मतलब वो कुछ नया चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है, उसे ह्यूमन कैपिटल के रूप में बनाना, है ना। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, यानी जो भी पंचायती राज ऑफिसर्स हैं, जैसे बहुत सारे आप देखेंगे ब्लॉक लेवल पे वीडियो होता है या और भी ऑफिसर्स होते हैं, है ना, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करना ताकि वो गवर्नेंस को बढ़ावा दे सके। गवर्नेंस का बढ़ावा देना मतलब ऑटोमेटिकली चीज़ें हो ट्रांसपेरेंट वे में, मतलब हर चीज़ के लिए आपको उन पे निर्भर नहीं रहना पड़े, ऑफिसर पे निर्भर नहीं रहना पड़े। इसके लिए क्या जरूरी है, हाँ, सिटीजन का ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, सिटीजन खुद ब खुद चीज़ों को कर ले ऑटोमेटिक बोर्ड, मतलब गवर्नमेंट का रोल उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए जरूरी है जो ऑफिसर्स हैं, जो इस चीज़ को देख रेख कर रहे हैं, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग, उन पर ये स्किल हो ताकि वो दूसरे सिटीजन को भी स्किल दे सके। या सिटीजन जैसे ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा में जब तक जो ग्राम सभा के मेंबर हैं हम उन्हें स्किल नहीं देंगे, उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे उनका, तो कैसे अपना सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीज़ों को कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग का मतलब है ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनमें भी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, साथ ही साथ जो ऑफिसर्स हैं जैसे मुखिया है, सरपंच है, इन सब का भी कैपेसिटी बिल्डिंग करना है ताकि वो गवर्नेंस को बढ़ावा दे। जो स्ट्रॉन्ग हायरार्की है हमारा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको न बढ़ावा देके गवर्नेंस को बढ़ावा दे, यानी चीज़ें स्मूथली ट्रांसपेरेंट वे में आराम से आसानी से हो। मकसद ये है ना। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, है ना। जैसे ये पंचायत ला रहे हैं और किसी को पता ही नहीं इंटरनेट के बारे में, तो फिर कैसे होगा, कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग ये पंचायत लाने का काम मिशन मोड में किसका है, सेंट्रल का, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, स्किल चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, स्टेट। ठीक है। दूसरा है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मतलब कि इंस्टीट्यूशन बनाना, ट्रेनिंग स्कूल बनाना, ट्रेनिंग कॉलेज स्टार्ट करना, ठीक है, या कैरिकुलम में डालना कुछ चीज़ों को ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग हो लोगों का भी और जो ऑफिसर्स हैं पंचायत लेवल पे उनका भी, है ना। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का मतलब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ट्रेनिंग जो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग को कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू, उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये काम स्टेट का है along with other activities at a limited scale। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इसे लॉन्च किए ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इंक्रीजेस डेवलपिंग गवर्नेंस कैपेबिलिटी ऑफ पंचायती राज, यानी मेन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का क्या है, कैपेसिटी डेवलप करना, है ना, गवर्नेंस की कैपेबिलिटी डेवलप करना पंचायत लेवल पे। ठीक है। टू डिलीवर ऑन द SDG, SDG क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टोटल 17 SDG है हमारे पास, है ना। और सारे SDG में कुछ ना कुछ सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस प्राप्त करना है, जैसे पॉवर्टी एलिमिनेट करना है ना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, जेंडर इनइक्विटी खत्म करना है, ये सारे गोल्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। तो वर्ल्ड लेवल पे इसे एक्सेप्ट किया गया था, इंडिया ने भी इस लक्ष्य को एक्सेप्ट किया है, उसे भी इसे प्राप्त करना है SDG गोल। और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है SDG गोल प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम पंचायत लेवल पे काम करें, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें वहीं पे इम्प्लीमेंट होती है ना। अब जैसे जेंडर इक्वलिटी है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्रास रूट लेवल से। सबसे ज़्यादा जेंडर इनइक्वलिटी कहाँ है, ग्रास रूट लेवल से, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ड्रिंकिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, तो वो कहाँ से करेंगे, गाँव से। ज़्यादातर बीमारियाँ वहाँ पे फैल रही, मतलब ग्रास रूट से स्टार्ट करके उसको ऊपर तक ले जाना, यही हमारा लक्ष्य है ना। या किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है तो ग्रास रूट लेवल। तो जो भी SDG गोल है उन्हें हमें प्राप्त करना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, गवर्नेंस की कैपेबिलिटी, मतलब गवर्नेंस की कैपेबिलिटी हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्षमता क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि SDG गोल हमें प्राप्त करना है ना। SDG गोल्स, जिसमें मेन गोल्स कौन कौन से हैं, SDG गोल्स में मेन गोल्स कौन कौन से हैं, लाइक लिविंग नो वन बिहाइंड, मतलब कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, कोई भी पीछे ना रहे, मतलब गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज हर आदमी तक, तो लास्ट पर्सन तक पहुँचे। लास्ट पर्सन का मतलब
जो सबसे नीचे तबके का लोग है वहां तक उसकी सर्विसेज पहुंचे। तो लिविंग नो वन बिहाइंड, दूसरा है रीचिंग द फारदेस्ट फर्स्ट, इसका मतलब रीचिंग द फारदेस्ट फर्स्ट, तो जो सबसे दूर है सबसे पहले उसी के पास पहुंचना है। अभी तक हमारी आइडियोलॉजी क्या होती थी, जो आसानी से जो टारगेट हो सकता है उसको टारगेट करो और जो भी चीज़ें एलिमिनेट करो, लेकिन जो सबसे दूर है जो टारगेट नहीं किया, जैसे हिली एरियाज में बहुत सारे लोग हैं, है ना, जो ट्राइबल एरिया ट्राइबल्स मिल रहे हैं, जो आम आदमी जो आम लोगों के साथ मिल नहीं रहे हैं ना, उनको सबसे पहले टारगेट करो, है ना। रीचिंग फर्स्ट फारदेस्ट फर्स्ट, रीचिंग द फारदेस्ट फर्स्ट, जो सबसे दूर है, जो गवर्नेंस से सबसे दूर है। फारदेस्ट फर्स्ट मतलब जो गवर्नेंस से सबसे दूर है, यानी गवर्नेंस की सर्विसेज जिन तक नहीं पहुंच पा रही उनको सबसे पहले टारगेट करना, उनको उनके तक सबसे पहले पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंच सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू, है ना, ये पंचायत के थ्रू। इनसे क्या होगा, ये पंचायत से क्या होगा, दूर दूर एरिया तक पंचायत सुविधा है वहाँ तक पहुँच पाएगी, गवर्नमेंट की सुविधा है वहाँ तक पहुँच पाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें लाइक लिविंग वन बिहाइंड, रीचिंग द फारदेस्ट फर्स्ट एंड यूनिवर्सल कवरेज। यूनिवर्सल कवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे हेल्थ है, तो हेल्थ में अगर यूनिवर्सल कवरेज अचीव करना है तो क्या उसका मतलब क्या होगा? हाँ, हर इंसान को इंस्पाइट ऑफ इट्स, ठीक है, उसका क्या सोशल स्टेटस है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, क्या एज है, उससे मतलब नहीं है, हर इंसान को टारगेट करना, हर सिटीजन को टारगेट करना, ये होता है यूनिवर्सल कवरेज, ठीक है। जैसे कोई स्कीम लाती है गवर्नमेंट, जैसे पीडीएस सिस्टम है, ठीक है, पीडीएस सिस्टम है क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, तो उसमें कुछ टारगेट है कि बीपीएल फैमिली को ही देना है, तो वो यूनिवर्सल कवरेज नहीं होगा। लेकिन जैसे कोई ला रही है कि ह्यूमनाइजेशन करना है, ठीक है, ह्यूमनाइजेशन करना है, ह्यूमनाइजेशन क्या होता है, टीकाकरण, तो उसमें गवर्नमेंट लेके आ रही है कि नहीं ये यूनिवर्सल कवरेज होना चाहिए, इसका मतलब एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए, एक भी बच्चा, एक भी बुजुर्ग, मतलब एज कुछ भी हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, हर किसी को टारगेट करना है, तो उसको कहते हैं यूनिवर्सल कवरेज। तो ये सारे गोल हमें अचीव करने हैं। कैसे है हाँ वो आएगा। यूनिवर्सल कवरेज का मतलब हुआ कि अगर वो वृद्धा के लिए है तो वृद्धा सारे वृद्धा को कवर करें। यूनिवर्सल कवरेज मतलब जिसके लिए है उसके लिए। अब कोई हेल्थ है तो हेल्थ तो जनरल है सभी के लिए, उसमें सभी लोग होना चाहिए, है ना। अलॉन्ग विथ जेंडर इक्वालिटी, और एक और फोकस है हमारा जेंडर इक्वालिटी को अचीव करना, ये भी हमारा एसडीजी गोल है। तो ये सारे एसडीजी गोल्स को हमें अचीव करना है कैसे? गवर्नेंस की कैपेबिलिटी को बढ़ाकर। इसमें प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या है, तो ये सब आपको लिखना होगा एग्जाम में कि प्रायोरिटी एरियाज किसको दिया गया है स्कीम के अंदर। पहला है पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस्ड लाइवलीहुड इन विलेज। पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस्ड लाइवलीहुड इन विलेज। लाइवलीहुड का मतलब जीवन यापन करना, है ना। तो ऐसा जीवन यापन हो पॉवर्टी फ्री हो, गरीबी से दूर हो, है ना। ऐसा हम जीवन यापन का साधन वहाँ प्रोड्यूस करें जो गरीबी को दूर कर सके। जैसे जीवन यापन तो हर कोई कर रहा है, जो बेघर है वो भी जीवन यापन कर रहा है, लेकिन वो कैसा है, गरीबी में है। तो ऐसा जीवन यापन का साधन बनाना है, ऐसा लाइवलीहुड क्रिएट करना है जो इसमें पॉवर्टी नहीं, है ना, यानी उनका जो इनकम हो, ठीक है, पर्सनल इनकम हो वो हाई हो, ताकि वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इसके लिए दो तरह की चीज़ें की जाती हैं। एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ही हम पॉवर्टी के विशेष सर्कल को तोड़ सकते हैं। विशेष सर्कल मतलब ऊंचा, हाँ, विशेष मतलब ऊंचा। एक बार आप पॉवर्टी के ऊंचा में चले गए तो आप पॉवर्टी ही रहे, है ना। तो उस ऊंचा को हम कैसे तोड़ सकते हैं विशेष सर्कल में? यस, बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से दिया जा सकता है। एक वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? वेजेस देना, डेली वेजेस, जैसे आपको डेली वेज दिया जाए या मंथली वेज दिया जाए, है ना, सैलरी। दूसरा तरह का होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे एसएचजी ग्रुप है गाँव में, सेल्फ हेल्प ग्रुप। उसमें क्या होता है, कई सारे महिलाएं, खासकर महिलाएं स्टार्ट करती हैं एसएचजी। तो कई सारे महिलाएं मिलकर एक फंड बनाती हैं और उस फंड के आधार पर बैंक से भी उन्हें लोन मिलता है और उसके द्वारा वो कोई भी बिजनेस, रोजगार स्टार्ट करते हैं। आजीविका है, जैसे
बिहार में, है ना। तो दो तरह का एम्प्लॉयमेंट देकर हम क्या करेंगे, पॉवर्टी को खत्म करेंगे। तो ऐसा लाइवलीहुड आपको क्रिएट करना है जो पॉवर्टी फ्री हो। पॉवर्टी फ्री करने का मतलब कि ऐसा इनकम हो जो बेसिक नीड को पूरा कर सके। ऐसा लाइवलीहुड मत दे दीजिए 1000 रुपये रोजगार भत्ता देंगे, इससे क्या हो जाएगा, वो तो पॉवर्टी नहीं खत्म होगी। तो ऐसा रोजगार हमें देना है, बनाना है, क्रिएट करना है जो पॉवर्टी को एलिमिनेट करे, पॉवर्टी को खत्म कर सके। तो पहला टारगेट ये रहेगा। दूसरा है हेल्दी विलेज, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड विलेज लेवल पे जितने भी विलेज हो हेल्दी हो। डिफरेंट तरह की जो बीमारियां होती हैं खासकर वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज़्यादा होती है अभी भी विलेज में, है ना। तो वो दूर उसका कारण है कि उनका टीकाकरण नहीं हो पाता है, टीकाकरण नहीं हो पाता है, या वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, या फिर वहाँ तक पहुँचता नहीं है तरफ से, है ना। तो हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। चाइल्ड फ्रेंडली विलेज का मतलब क्या है, उस विलेज में वैसी सारी फैसिलिटी हो जो एक चाइल्ड के मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। बच्चों का कंफर्टेबल विकास होना चाहिए, है ना, हर तरह का मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए, ऐसा विलेज बनाए तो आदर्श विलेज की तरफ, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज, वाटर की कमी ना हो। कई सारे गांव हैं, खासकर आप देखेंगे वेस्टर्न इंडिया में, जैसे लातूर है या और भी महाराष्ट्र के कई सारे गांव हैं जहाँ पानी नहीं, वो कई किलोमीटर दूर जाके वो पानी लेकर आते हैं, है ना। तो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है वहाँ पे। लातूर डिस्ट्रिक्ट है, विदर्भा रीजन है, फिर गुजरात में कई ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे पानी ही करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे वाटर सप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये किसके थ्रू हम कर रहे हैं, जल जीवन अभियान है भारत का, जल जीवन अभियान, जल जीवन जो प्रोग्राम है उसके हर गांव में टैप वाटर प्रोवाइड करना है, नल वाला जल प्रोवाइड करना है। क्योंकि कुएँ बहुत सारे गांव में क्या हो रहा है, कुआं सूख रहा है ना, कुआं अवेलेबल नहीं है, कई सारे तालाब भी नहीं है। तो हर गांव में टैप वाटर प्रोवाइड करना, सप्लाई वाटर टैप के थ्रू, मतलब नल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। तो ये भी बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारा, जैसे हर घर नल योजना है, या फिर क्लीन विलेज है। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा हम क्लीन विलेज को अचीव कर सकते हैं, है ना। ग्रामीण जो उसका कॉम्पोनेंट है, स्वच्छ भारत योजना के 2 कॉम्पोनेंट है, शहरी और ग्रामीण। तो ग्रामीण कॉम्पोनेंट के द्वारा हम क्लीन विलेज को वो कर सकते हैं। उसके अलावा हमें विलेज को ग्रीन भी बनाना है। सोचिए अभी जरूरत पड़ रहा है ग्रीन बनाने का। विलेज पहले क्या कंसेप्ट था कि विलेज खुद ही ग्रीन होते थे, विलेज का मतलब भी होता था ग्रीन। अब जबरदस्ती ग्रीन बनाया जा रहा है, इसका मतलब विलेज में भी काफ़ी तेज़ी से कटाई हुआ है, पेड़ों की कटाई हुई है, वहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। दूसरा एग्रीकल्चर एक्टिविटी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लैंड भी कम है, तो फॉरेस्ट की कटाई हुई है, तो पेड़ पौधे होते है ना। कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है, बहुत सारे विलेज में आप देखेंगे शहरों जैसी फैसिलिटी बनाई जा रही है, सड़कें खूब बनाई जा रही है, उससे क्या हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि उसके ग्रीन विलेज को फिर से हम रिवाइव करें। दूसरा है सेल्फ सफिशिएंट विलेज। सेल्फ सफिशिएंट विलेज का मतलब क्या हुआ, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी का मतलब क्या है, इवन हाँ ना, बाहर से हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे, बाहर से हम कुछ मंगवा नहीं रहे। तो हमें विलेज ऐसा बनाना है, और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये अभी मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि हर विलेज को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब है कि उसकी इकोनॉमी ऐसी हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वो अपने अंदर ही, है ना। उसको शहर आने की जरूरत नहीं है, माइग्रेट होने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम माइग्रेशन कहाँ होता है, विलेज टू टाउन, यही होता है ना माइग्रेशन। और सेल्फ सस्टेन विलेज का मतलब है आपको एजुकेशन भी वही मिल रहा है, रोजगार के साधन भी मिल रहे हैं, आपने इकोनॉमी ऐसा क्रिएट कर दिया कि लोगों को वहीं पे सारा रोजगार मिल रहा है ना। तो हमें ऐसा क्रिएट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सेल्फ सस्टेन विलेज कैसे बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्रिएट करके, है ना, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी क्रिएट करके। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट है तो डेयरी इंडस्ट्री वहाँ पे रखा सकते हैं। दूसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, है ना। गोबर जो निकलता है उससे गोबर गैस प्लांट बना सकते हैं, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, है ना। फूड का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, तो ये किसान उपजाएंगे उसको, और किसानों का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकते हैं, है ना। तो हर तरह से गांव सफिशिएंट हो, शहरों पे डिपेंड ना हो, है ना, ऐसा हमें बनाना है। सोशली सिक्योर्ड विलेज। सोशली सिक्योर्ड मतलब, सोशली सिक्योर्ड मतलब जहाँ पे जात पात धर्म ये सारी चीज़ें का कंसेप्ट ना हो, सोसाइटी में हर किसी को इक्वल स्थान मिले, है ना, सोसाइटी में हर किसी का पोजीशन सिक्योर हो, है ना। तो उस तरह से हमें एक
गुड गवर्नेंस तो आपको पता है। इंजेंडर्ड डेवलपमेंट इन विलेज, इंजेंडर मतलब जेंडर इक्वालिटी हो। सबसे ज़्यादा अगर जेंडर इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो आपको विलेज लेवल पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो विमेन की स्थिति ज़्यादा अच्छी है शहरों से गाँव में, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है गाँव के महिला, है ना, एग्रीकल्चर हुआ या। लेकिन ऐसे ओवरऑल अगर आप देखें तो इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है एजुकेशन के क्षेत्र में या सोशल स्टेटस के क्षेत्र में या पॉलिटिकल डिसीजन के क्षेत्र में अगर देखें तो इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा गाँव में। गाँव में ऐसा गाँव बनाना है जहाँ पे इंजेंडर्ड हो, मतलब जेंडर इनइक्वालिटी नहीं हो। तो ये सारे प्रायोरिटी हैं, यहाँ पे आपको लिखना होगा एग्जामिनेशन में। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंदर ये सारे प्रायोरिटी दिए गए हैं। अब यहाँ पे फंडिंग की बात करती है कि कोई भी स्कीम बिना फंड का तो चलता नहीं है, तो इसमें जो सेंट्रल कॉम्पोनेंट है उसका फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट खुद करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, उसके कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा जाएगा। और जो स्टेट का जो कॉम्पोनेंट है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये तो स्टेट कॉम्पोनेंट को फंड कहाँ से आएगा 60-40 के रेशियो में। 60-40 मतलब 60% स्टेट से 60 स्टेट देगा, 60 स्टेट देगा, 60 सेंट्रल देगा और 40 स्टेट देगा, ठीक है। और जो हिली एरियाज होगा या जम्मू कश्मीर, इसमें लिखा हुआ है हिली एरियाज और जम्मू कश्मीर, वहाँ पे 90-10 का 90 सेंट्रल देगा, 10 स्टेट देगा। और जो यूपीज है वहाँ पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। इस तरह से फंडिंग का इसमें। दिस इज ऑल अबाउट राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान।